नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, सत्ता जो ना कराए वो कम है। राजनीति में पैर जमाना कोई आसान बात तो है नहीं, और वो भी अगर बंगाल की बात करें तो और भी ज़्यादा मुश्किल। बॉर्डर स्टेट है और कई तरह के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण यहाँ पर पाए जाते हैं। लेफ्ट का भी दबदबा है, कांग्रेस का तुष्टीकरण है, भाजपा की मास्टर नीति को भेदते हुए अब टीएमसी यहाँ अजेय तो है ही और पिछले लंबे समय से यहाँ सत्ता में भी है। तो आज बात पश्चिम बंगाल की उस सियासत की जहाँ बीते 1.5 दशक से सत्ता का किला अभेद बना हुआ है, जहाँ न सत्ता विरोधी लहर दिखती है, न कोई मजबूत विकल्प है, और जहाँ एक नाम हर चुनाव में बाकी सब पर भारी पड़ता है, और वो है ममता बनर्जी। आज समझेंगे कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अजेय है, क्यों ममता बनर्जी को कोई और दल, कोई और नेता हरा नहीं सकता, और क्यों बीजेपी से लेकर कांग्रेस लेफ्ट तक ममता के राजनीतिक व्यूह को तोड़ नहीं पाते। दरअसल पश्चिम बंगाल में 34 साल तक वाम मोर्चे का शासन रहा, लेकिन साल 2011 में इतिहास पूरी तरह से बदल गया। वामपंथ का किला ढहा और सेंध लगाई ममता बनर्जी ने, और सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस। 2011 से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल में हर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है। 2011 की बात करें, 2016 की बात करें या 2021 की बात करें, तीनों विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार बनी और टीएमसी अच्छे सीटों को से सरकार बनाकर आई। 2014, 19 और 24 तीनों लोकसभा में टीएमसी का दबदबा भी कायम रहा। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो पता चलता है कि 2094 सीटों वाले बंगाल में 2011 में टीएमसी गठबंधन को 227 सीटें मिली। 2016 में टीएमसी अकेले 211 सीटों पर जीती थी, और 2021 की बात करें तो बीजेपी के तमाम पूरी ताकत झोंकने के बावजूद टीएमसी ने 213 सीटें हासिल की थी। यानी टीएमसी ने हर बार बहुमत को मात देते हुए सरकार बनाई है। 200 पार हर बार रही। बीजेपी ने कोशिश जरूर की, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा मिल नहीं पाया। 2016 में उसे सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2021 में थोड़ा बढ़ी और 77 तक पहुंची, लेकिन 100 का आंकड़ा भी पार नहीं छू नहीं पाई। लेकिन सत्ता अब भी दूर रही। साल 2011 में कांग्रेस और टीएमसी साथ साथ थे, लेकिन सत्ता मिलते ही दरारें दिखने लग गई, और 2016 में कांग्रेस अलग लड़ाई लड़ी और सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। साल 2021 की बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि टीएमसी एक बार फिर अजेय हो गई। अब असल में जैसे जैसे गठबंधन कमजोर हुआ, ममता बनर्जी अकेले और ज्यादा मजबूत होती चली गई। अब जिस तरह से हर राज्य में एक चुनावी थीम होती है, वहाँ का एक मूल मंत्र होता है, उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का मूल मंत्र है माँ, माटी और मानुष। माँ, माटी और मानुष ने ही ममता बनर्जी को अब तक सत्ता में बनाए रखा है। बंगाली अस्मिता, स्थानीय पहचान और भावनात्मक जुड़ाव, तीनों ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे ममता बनर्जी सीधे जनता से जुड़ जाती हैं। बताया यह जाता है कि ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकली एक नेता है। सिंगूर और नंदीग्राम ने उन्हें बंगाल की ज़मीन से जोड़ दिया, और वो खुद बंगाल की बेटी के तौर पर खुद को पेश करती हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। बीजेपी विकास की बात करती है, लेकिन ममता बनर्जी उसे बाहरी बताकर घेर लेती हैं, और यहीं पर बीजेपी उसे मात नहीं दे पाती, क्योंकि बंगाल की बेटी के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। उनका सीधा सीधा आरोप होता है कि बंगाल पर हिंदी संस्कृति थोपी जा रही है, और आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाली भाषा से बंगाली बहुत प्यार करते हैं, बंगाली अस्मिता से बंगालियों को बहुत प्रेम है अपनी, और इसी वजह से वो ममता के साथ चले जाते हैं। 2021 चुनाव का नारा याद कीजिए, बीजेपी एंटी बंगाली। ये नैरेटिव बंगाली भद्रलोक में, यानी जो पढ़ी लिखी कौम है, बुद्धिजीवी वर्ग है, तेजी से इस बात पर उनका असर होता है। लक्ष्मी भंडार की बात करें, कन्याश्री योजना की बात करें, सबुज साथी योजना की बात करें, स्वास्थ्य साथी योजना की बात करें, और इतनी सारी योजनाओं ने गरीबों, महिलाओं, छात्रों और ग्रामीण वोटर्स को सीधे सीधे सरकार से जोड़ा है, यानी ममता सरकार से जोड़ा है। कैश ट्रांसफर की बात आती है जब, तो घर घर पहुंचती योजनाओं ने केंद्र सरकार को नहीं बल्कि ममता सरकार को उन्होंने आगे रखा। परिवार का उन्होंने अपने सदस्य बना लिया इसके लिए। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 43 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है वहाँ का, और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे में ये फैक्टर कहीं सामने नहीं आता। बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा होता है, उसमें स्थानीय मुस्लिम दाता बहुत ही असहज रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर टीएमसी से जाकर जुड़ जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं।
ममता बनर्जी इस पर खुलकर कहती हैं कि सीएए लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, जिसका नतीजा ये होता है कि मुस्लिम वोटों का झुकाव आकस्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से टीएमसी की तरफ ही चला जाता है। अब टीएमसी और ममता बनर्जी कभी भी अकेले चलने से नहीं डरती, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक सीधा सीधा और पूरा पूरा टीएमसी की तरफ चला जाता है। यानी चुनाव कैसा भी हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी हो, लेकिन मैदान में हमेशा ममता बनर्जी अकेले ही उतरती हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है अपने उस वोट बैंक का, और अपने दबदबे को उन्होंने अब तक इसीलिए बरकरार भी रखा है। हालांकि इस बार का चुनाव देखने लायक है, क्योंकि भाजपा ने कमर कस ली है। बताया तो ये जा रहा है कि भाजपा इस फ्रंट पर खेलने के बजाय अंदर खाने में ज़्यादा काम कर रही है, यानी संगठन को मजबूत करना, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना और जनता के नेता को चुनना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सभाएं करना, रैलियां करना और अपनी योजनाओं के बारे में सीधे सीधे जनता को बताना। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या भाजपा इस बार बंगाल में अपनी राजनीति जमा पाती है या फिर नहीं, या फिर टीएमसी एक बार फिर सत्ता में आती है। और ममता बनर्जी को हराने के लिए जुगत तो बहुत लगानी पड़ेगी, और ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद अगर टीएमसी को हरा पाती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।